हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉन या फिर पैलिमोन के बारे में, जिसे कि फ्रेश वाटर प्रॉन या फिर स्वच्छ जलीय झींगा भी कहा जाता है। स्वच्छ जलीय झींगा क्यों? क्योंकि यह साफ पानी यानी स्वच्छ जल के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको स्वच्छ जलीय झींगा नाम दिया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बारे में। जो प्रॉन है या पैलिमन है, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है और आर्थ्रोपोडा के फाइलम के अंदर क्लास क्रस्टेशिया का ये मेंबर है। अब क्रस्टेशिया जो है, ये शब्द जो है वो साइंटिस्ट क्यूविर ने सबसे पहले इस्तेमाल किया था और ये नाम इसको दिया गया था इसके अंदर पाए जाने, यानी इसकी बॉडी कवरिंग जो है वो हार्ड क्रस्ट के रूप में या हार्ड शेल के रूप में होती है। कठोर आवरण पाया जाता है इसके शरीर के ऊपर, जिसकी उपस्थिति के कारण इसको जो नाम क्रस्टेशिया है वो दिया गया है और ये नाम इनको दिया था साइंटिस्ट क्यूवियर ने। और बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। हम जानते हैं कि हम एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं, तो इसका जो किंगडम है वो एनिमेलिया है, यानी एनिमल किंगडम की हम बात करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। फाइलम है इसका आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इसके अंदर जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। क्लास क्रस्टेशिया, जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि क्रस्टेशिया का मतलब होता है कठोर कवच या फिर हार्ड शेल, और ये नाम इसको साइंटिस्ट क्यूवियर ने दिया था। तो इसका क्लास है क्रस्टेशिया। ऑर्डर है डेकापोडा, क्योंकि 10 पेयर ऑफ अपेंडेजेस पाए जाते हैं इसके अंदर। जीनस जो है इसका, वो कई व्यक्ति इसको मैक्रोबियम या कई इसको पैलिमोन के नाम से जानते हैं, यानी दोनों नाम जीनस के लिए इसके यूज़ होते हैं, पर अब ज़्यादातर लोग जो है इसको पैलिमोन के नाम से जानते हैं। यानी कुछ लोग अभी भी मैक्रोबियम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर सामान्य रूप से पैलिमोन जो शब्द है जीनस के लिए इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। स्पीशीज़ जो हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ इसकी, वो है मालकोल्म सोनी, इसकी स्पीशीज़ है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार दोबारा इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। किंगडम है एनिमेलिया, फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्लास क्रस्टेशिया, ऑर्डर डेकापोडा, जीनस मैक्रोबियम या फिर पैलिमन, और स्पीशीज़ है मालकोलम सोनी। तो अब बात करते हैं हम इसके हैबिटेट के बारे में। जो प्रॉन्स हैं या झींगे हैं, ये जिस स्पीशीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये अलवणीय जल के स्रोतों, यानी ऐसा वाटर जो फ्रेश वाटर होता है जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं या कम मात्रा में होते हैं, उस तरह के जल में ये पाए जाते हैं। तो ये नदियों में, तालाबों में या झीलों में पाए जाते हैं। ये एक रात्रिचर जंतु है। रात्रिचर का मतलब क्या है कि ये रात को ही अपने भोजन के लिए बाहर निकलते हैं, दिन के समय में ये तली के अंदर छिपे रहते हैं। ये निशाचर प्रकार के प्राणी हैं। तो दिन के समय तो ये पानी के जो भी स्रोत में ये रहते हैं उसके पैंदे के अंदर या तलहटी में छिपे रहते हैं, और रात होने पर ही भोजन के लिए ये बाहर निकलते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं, यानी ओमनीवेरस नेचर के होते हैं, यानी इनको जो भी मिलता है, चाहे वो सूक्ष्म जीव हों, शैवाल हों, कोई छोटे कीट हों, सड़ती हुई वस्तुएं हों, सभी को अपना आहार जो है वो बना लेते हैं। इनका जो ये जलाशय की तली होती है उस पर अपने 10 पेयर ऑफ जो वॉकिंग लेग्स होती हैं उनकी मदद से ये, उसकी जो प्लियोपोड्स होते हैं उनकी मदद से ये चलते हैं। और 10 प्लियोपोड्स पाए जाते हैं, 5 पेयर्स पाए जाते हैं प्लियोपोड्स के इनके अंदर, जिसकी वजह से ये चलते हैं। और ये जो शत्रु की पहुंच से बचने के लिए अपने उपांगों का त्याग भी कर सकते हैं, जिसको कि ऑटोटॉमी कहते हैं। यानी अगर किसी भी जीव ने इनका शिकार करने की कोशिश की तो इनके अपेंडेजेस काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, तो अगर किसी ने इसका अपेंडेजेस पकड़ लिया और अपेंडेजेस की मदद से वो इसको पकड़ना चाहता है, तो इनमें ऑटोटॉमी पाई जाती है, यानी अपनी मर्जी से अपने उपांगों को अपने शरीर से अलग कर देते हैं और उस शिकारी की पहुंच से बच सकते हैं। और जो रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है इनका, अर्थात मई से जुलाई तक, उस समय मादा जो होती है अपने उदर उपांगों के बीच में बहुत सारे अंडों को धारण किए हुए नज़र आती है। यानी जो एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं, वहाँ जो अपेंडेजेस पाए जाते हैं, उनके बीच में ये अंडों को सहेज कर रखती है। अब हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, यानी इसकी शारीरिक संरचना के बारे में। जो प्रॉन या फिर झींगा होता है, इसकी जो आकृति और परिमाप की अगर हम बात करें तो इसका शरीर जो है वो लंबा, तरकू के आकार का और बाइलेटरल सिमिट्री यानी द्विपार्श्व सममित होता है, यानी बाइलेटरल सिमिट्री शो करता है, जिससे कि इसको तैरने में आसानी होती है। इनका साइज़ जो होता है वो इनकी स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है, यानी अलग अलग स्पीशीज़ का साइज़ जो होता है वो अलग अलग होता है।
और सामान्यतः 25 से 40 सेंटीमीटर का इनका साइज़ पाया जाता है। कई एरिया जैसे स्पेशली अगर हम केरला की बात करें तो वहाँ पे मॉन्स्टर प्रॉन जो होते हैं, यानी पैलिमन कार्सिनस नाम के जो मॉन्स्टर प्रॉन होते हैं जिनकी लंबाई 90 सेंटीमीटर तक हो जाती है, भी पाए जाते हैं। और कई जगह पर छोटे साइज़ के यानी बोने जो प्रॉन्स होते हैं जैसे प्रॉन पैलिमन लेमेरी है वो भी पाया जाता है, जो कि सिर्फ 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जाति के हिसाब से इनके जो शरीर की लंबाई होती है वो अलग अलग होती है। सामान्य लंबाई 25 से 40 सेंटीमीटर के बीच रहती है, परंतु कुछ विशेष केसेस जैसे कि अगर हम बात करें पैलिमन कार्सिनस की तो वो 90 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है, और अगर हम बात करें पैलिमन लेमेरी की तो वो सिर्फ 2.5 से 5 सेंटीमीटर तक ही लंबा होता है। कलर की अगर हम बात करें तो शिशु अवस्था में ये ट्रांसल्यूसेंट होता है या फिर लगभग वाइट कलर का होता है, परंतु जो एडल्ट्स होते हैं वो स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ उनका कलर जो है वो वेरी करता है। नॉर्मली जो कलर होता है वो पीला नीला या ग्रीनिश कलर का कलर होता है, और जिसके ऊपर भूरे या ऑरेंज रेड कलर के स्पॉट्स या धब्बे पाए जाते हैं। अगर हम इसके स्पेसिमेन को प्रिजर्व करें तो उसमें इसका रंग जो है वो ऑरेंज रेड कलर यानी नारंगी लाल सा इसका रंग होता है प्रिजर्व स्पेसिमेन का। अब हम खंडी भवन की बात करें, शरीर के खंडों की बात करते हैं, तो जो एडल्ट प्रॉन होता है उसके शरीर में कुल 19 खंड पाए जाते हैं, यानी आगे से शुरू करके पीछे की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ जो सेगमेंट्स होते हैं वो 19 होते हैं, और सभी के अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, यानी सभी जितने भी खंड होते हैं इसके शरीर के उनके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अब एक एक करके सभी खंडों की बात करते हैं। शरीर को मुख्य रूप से 2 खंडों में सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं सिफेलोथोरैक्स, यहाँ इस कैरापेस वाले रीजन से आगे तक का जो रीजन है जिसके ऊपर एक शील्ड नामक संरचना पाई जाती है। अगर आपने कभी प्रॉन को देखा हो या लैब स्पेसिमेन में आप देखो तो जो फर्स्ट आगे का हिस्सा होता है जिसके ऊपर पूरी एक शील्ड पाई जाती है जिसको कि हम नाम देते हैं कैरापेस का, तो उसके वहाँ से शुरू हो गए यानी कैरापेस के पिछले हिस्से से शुरू होकर आगे रोस्ट्रम तक जो हिस्सा होता है उसको हम नाम देते हैं सिफेलोथोरैक्स। सिफेलोथोरैक्स जो होता है ये काफ़ी बड़ा, सॉलिड, और बाहर से देखने पे इसमें कोई जॉइंट नज़र नहीं आता, और लगभग ये बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल शेप होती है। इसमें 13 खंड पाए जाते हैं। सिफेलोथोरैक्स 2 भागों से मिलकर बना होता है, सिर एवं वक्ष। सिर के अंदर 5 और वक्ष में 8 सेगमेंट्स होते हैं, यानी सिफेलोथोरैक्स में 13 खंड हैं, और 13 में से 5 खंड सिर के और 8 खंड जो हैं वो वक्ष के होते हैं। खंडों के बीच के जो जॉइंट्स होते हैं वो टाइम के साथ साथ जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, तो वो एक सिंगल सेगमेंट की फॉर्म में नज़र आता है। और इन सभी खंडों के अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस जो हैं वो पाए जाते हैं। सेकंड पार्ट आता है इनका उदर या फिर एब्डोमेन। एब्डोमेन जो होता है वो सुविकसित व संधित होता है यानी जॉइंटेड होता है। इसमें हम क्लियरली सेगमेंट्स देख सकते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, हमें क्लियर सेगमेंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। और इसमें 6 सेगमेंट्स होते हैं, 6 गतिशील खंड होते हैं। ये तो एक मेम्ब्रेन है जो इसको आपस में जोड़ रही है कैरापेस के साथ, बाकी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 खंड होते हैं, और लास्ट के अंदर यूरोपोड पाया जाता है पीछे की तरफ, और एक टेल सी निकली जाती है, एक स्पाइन सा निकला रहता है जिसका नाम होता है टेल्सन। और ये खंड नहीं है, ये खंड से उत्पन्न होता है, और ये जो हिस्सा है यानी उधर वाला हिस्सा है ये नीचे की तरफ मुड़ा हुआ होता है, जैसे अपने कहते हैं कॉमा की तरह या सर्कुलर हाफ सर्कल की फॉर्म में ये कैरापेस वाले हिस्से के नीचे की तरफ मुड़ा होता है। यहाँ तो हमने इसको खोल के दिखाया है, लेकिन नॉर्मली ये इस तरीके से मुड़ के कैरापेस वाले हिस्से के नीचे आ जाता है, और हमें साइड लाइंस जो हैं वो क्लियरली नज़र आती हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हमें सेगमेंट्स नज़र आते हैं। और इन सेगमेंट्स के अंदर जो उपांग पाए जाते हैं उनको हम प्लियोपोड्स या फिर तरणपाद कहते हैं। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि हमने शरीर को 2 खंडों में बांटा है, सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। फिर नेक्स्ट आता है इसके शरीर की बाहरी संरचना का जब हम वर्णन करते हैं, हम तीसरी चीज़ की हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, वो आती है इसकी बाहरी छिद्र या फिर एक्सटर्नल अपर्चर। इसकी बॉडी में बहुत सारी ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें एक्सटर्नल अपर्चर्स कहा जाता है। सिफेलोथोरैक्स के अग्र सिरे पर दरार के रूप में मुख
पाया जाता है। यानी माउथ जो होता है सिफेलोथोरैक्स में यहाँ नीचे की तरफ आगे की तरफ मुख होता है, जो कि मिड वेंट्रल सरफेस जो है उस पर खुलता है। तो पहला जो एक्सटर्नल ओपनिंग हुई वो हुई इसका माउथ। सेकंड होता है एनस। एनस एक लंबे छिद्र के रूप में वेंट्रल सरफेस पर जो पुच्छखंड होता है उसके आधार पर पाया जाता है। इसके अलावा पेयर्ड रीनल अपर्चर्स और एंटीना के कॉक्सा वाले हिस्से के अंदर जो है वो खुलते हैं। यानी जो रीनल अपर्चर्स होते हैं वो इसके एंटीना के कॉक्सल रीजन के ऊपर, जो कॉक्सा वाला रीजन होता है एंटीना का कॉक्सल रीजन, उसके ऊपर खुलते हैं। तो और चौथे जो अपेंडेजेस जो पोर्स होते हैं वो होते हैं युग्मित या फिर पेयर्ड फीमेल जेनिटल अपर्चर्स होते हैं, जो तीसरी जोड़ी चलन टांगों के कॉक्सा के अंदर की तरफ खुलते हैं। यानी थर्ड पेयर ऑफ जो इसकी जो लेग होती है, जो लेग पाई जाती है आगे से अगर पीछे की ओर काउंट करें तो जो थर्ड पेयर ऑफ जो लेग होती है इनकी, उसमें कॉक्सल जो रीजन होता है उसमें अंदर की साइड पर जो फीमेल जेनाइटल अपर्चर है वो खुलता है। जो मेल जेनाइटल अपर्चर है वो फिफ्थ पेयर ऑफ जो लेग होता है उसके कॉक्सा में अंदर की ओर खुलता है। इसके अलावा इसमें पाए जाते हैं स्टेटोसिस्ट, जो कि एंटीन्यूल के कॉक्सल रीजन के ऊपर एक पिट के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत तरह के जो छिद्र हैं, बाहरी छिद्र हैं, वो प्रॉन के अंदर पाए जाते हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए। मुख छिद्र जो है वो रोस्ट्रम के नीचे की तरफ होता है, मिड वेंट्रल सरफेस पे खुलता है। सेकंड आता है एनस, जो पुच्छखंड में या टेल सेगमेंट के अंदर पाया जाता है। फिर आता है रीनल अपर्चर, जो एंटीना के जो कॉक्सल रीजन होता है, एंटीना का जो ये एंटीना नजर आ रहा है इसका जो कॉक्सल रीजन होता है उसके बेस पर खुलता है। और जो फीमेल जेनाइटल अपर्चर होता है वो थर्ड पेयर ऑफ लेग के कॉक्सल रीजन में अंदर की ओर, और जो मेल जेनाइटल पोर होता है वो फिफ्थ जो लेग होती है, वॉकिंग लेग होती है, उसके कॉक्सल रीजन में अंदर की ओर खुलता है। इसके अलावा स्टेटोसिस्ट भी पाई जाती है, जो कि एंटीन्यूल्स के बेस पर, जो इसके एंटीन्यूल्स होते हैं उसके बेस पर एक आधारी खड्डे के अंदर या फिर एक पिट के अंदर पाई जाती है। तो कौन कौन से एक्सटर्नल अपर्चर हुए? माउथ, एनस, रीनल अपर्चर, फीमेल जेनाइटल अपर्चर, मेल जेनाइटल अपर्चर और स्टेटोसिस्ट। 6 तरह के जो बाह्य छिद्र हैं वो पाए जाते हैं प्रॉन या फिर पैलिमॉन के अंदर। फिर हम बात करते हैं इसके एक्सोस्केलेटन के बारे में। जो इसका एक्सोस्केलेटन होता है वो काफ़ी हार्ड होता है और वो चूने और स्क्लेरेटिन नामक प्रोटीन का या स्केलेटन नामक मटेरियल का बना होता है। और इसमें कई बड़ी प्लेटों का बना होता है जिन्हें स्क्लेराइड्स कहते हैं। और आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन्स के थ्रू ये स्क्लेराइड्स जो होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, जो कि इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं या फिर उसको सुसंगत बनाती हैं। पहले आता है, हम बात करते हैं सिफेलोथोरैसिक स्क्लेराइड्स के बारे में, यानी इस रीजन के अंदर जो प्लेट्स पाई जाती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो एक बड़ी आपस में प्लेट्स जो होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़कर एक ढाल या एक शील्ड का निर्माण करती हैं। ये ढाल जो होती है वो हल्की सी ट्रायंगुलर शेप में होती है और डॉर्सल और लेटरल सरफेसेस जो होती हैं उनको कवर करती हैं। आगे की ओर एक तीखा सा भाग उभरा रहता है जिसमें दांतें उपस्थित होते हैं, जिसको कि हम रोस्ट्रम कहते हैं। रोस्ट्रम के बेस पर एक नॉच या खांच बनी होती है जिसके अंदर कंपाउंड आइज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये कंपाउंड आइज जो होती हैं वो मूवेबल होती हैं और जॉइंटेड होती हैं। कंपाउंड आई के जस्ट पीछे 2 स्पाइंस पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ 2 स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं जिनको एंटीनल स्पाइन और हिपैटिक स्पाइन कहते हैं। और ये जो पूरा पीछे वाला यानी आगे वाले हिस्से को हम कहते हैं रोस्ट्रम, और जो पीछे शील के समान जो हिस्सा होता है उसको हम नाम देते हैं कैरापेस का। और कैरापेस जो होता है दोनों साइड्स पर जो गिल्स प्रेजेंट होते हैं उनको कवर करके रखता है, यानी जो गिल चैम्बर है वो इसके बीच में या इसके नीचे जो है उपस्थित होता है। फिर दूसरा आता है इसके अंदर एब्डोमिनल स्क्लेराइड्स। एब्डोमिनल स्क्लेराइड्स जो होते हैं वो टुकड़ों में बटे होते हैं, यानी अलग अलग प्लेट्स होती हैं जो आपस में मेम्ब्रेन, जिसे कि हम आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके माध्यम से जुड़ी हुई होती हैं। और प्रत्येक उदरखंड में ऊपरी चौड़ी प्लेट को हम नाम देते हैं टर्गम, यानी ऊपर वाले हिस्से को हम नाम देते हैं टर्गम। ये प्लेट नीचे की तरफ भी होती है जिसको हम नाम देते हैं
स्टर्नम और जो साइड्स होती हैं उनको नाम दिया जाता है प्लूरा। और प्रत्येक जो अपेंडिजेस पाए जाते हैं वो प्लूरोन के साथ एक छोटी प्लेट एपिमिरॉन के द्वारा जुड़ा रहता है। दोबारा समझिए, उदरीय खंड के अंदर स्क्लेराइड्स अलग अलग हैं, खंडों में बटे हुए हैं। ये स्क्लेराइड्स प्लेट्स जो होती हैं आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन के थ्रू आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अपर पार्ट को यानी इन प्लेट्स के अपर पार्ट को कहा जाता है टर्गम। वेंट्रल पार्ट को, नीचे की तरफ जो पार्ट होता है उसको नाम दिया जाता है स्टर्नम। और ये जो साइड वाला पार्ट हम देख पा रहे हैं इसको नाम दिया जाता है प्लूरा। और जो अपेंडिजेस होते हैं वो इस प्लूरोन वाले रीजन से ही जुड़े होते हैं। एक छोटी प्लेट जिसको कि नाम दिया जाता है एपिमिरॉन, उसकी मदद से ये जुड़े हुए होते हैं। जो एब्डोमिनल का टर्गम होता है और दोनों जो प्लूरा होते हैं अपने पीछे के खंड से इन्हीं भागों के ऊपर चढ़े रहते हैं। यानी आगे वाला जो प्लेट है वो पीछे वाले प्लेट के ऊपर चढ़ी थी, यानी ओवरलैप प्लेट्स होती हैं इसके अंदर। और इसे हम जो है इम्ब्रिकेटेड अरेंजमेंट कहते हैं। तो आपस में ये एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होती हैं और आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन से जो है वो जुड़ी होती हैं। साथ ही साथ इनके अंदर हिंज जॉइंट्स भी पाए जाते हैं और जिनकी मदद से ये आपस में एक दूसरे से जो है सॉकेट और पैक की तरह फिट रहती हैं और ये इजीली मूवमेंट कर सकती हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि सामान्य परिस्थिति के अंदर ये आपस में कॉइल होकर इस नीचे, यानी ये कॉइल होकर नीचे की तरफ आ जाता है, नीचे की ओर कैरापेस वाले हिस्से या सिफेलोथोरैक्स वाले रीजन के नीचे जो है वो मुड़ जाता है। तो इस लेक्चर में अभी तक हमने क्या बात की है? इस लेक्चर में हमने बात की है दो हिस्सों के बारे में, एक तो एक्सटर्नल अपर्चर्स और दूसरा इसके एक्सोस्केलेटन के बारे में। दोबारा सुन लीजिए एक बार। जो 6 तरह के एक्सटर्नल अपर्चर्स पाए जाते हैं इसकी बॉडी के अंदर। फर्स्ट है माउथ, दूसरा है एनस, तीसरा रीनल अपर्चर या वृक्क छिद्र, चौथा जो है वो है मादा जननी छिद्र या फिर फीमेल जेनाइटल अपर्चर, नेक्स्ट है मेल जेनाइटल अपर्चर या फिर नर जनन छिद्र, और उसके बाद आता है स्टेटोसिस्ट या फिर संतुलन पुटिका। और अगर हम एक्सोस्केलेटन की बात करें तो इसके पास जो है वो क्यूटिकल का बना, काइटिन या क्यूटिकल का बना हुआ बाह्य कंकाल होता है जिसमें चूने के लवण और स्क्लेरोटिन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हम बांटते हैं शिरोवक्षीय कटक या फिर सिफेलोथोरैक्सिक स्क्लेराइट और दूसरा है एब्डोमिनल स्क्लेराइट या फिर उदरीय कटक। जो सिफेलोथोरैक्सिक स्क्लेराइट होता है वो ढाल के रूप में होता है, फ्यूज होती हैं सारी प्लेट्स इसके आपस में, और आगे की ओर रोस्ट्रम वो पीछे की ओर कैरापेस की फॉर्मेशन करता है। रोस्ट्रम के एंड या बेस के पास ऑर्बिटल नॉच या फिर आँखों के लिए खांच पाई जाती है और उस खांच के पीछे 2 स्पाइंस पाए जाते हैं जिन्हें कि हम एंटीनल स्पाइंस और हिपैटिक स्पाइंस कहते हैं। और जो कैरापेस होता है वो अपने दोनों लेटरल साइड्स पर प्रेजेंट गिल को कवर करके रखता है। फिर आता है एब्डोमिनल स्क्लेराइड्स। एब्डोमिनल स्क्लेराइड्स जो होते हैं वो खंडों में बटे होते हैं, यानी एक एक खंड को कवर करते हैं। इसमें आगे की प्लेट जो होती है वो पीछे की प्लेट को ओवरलैप करती है, उसके ऊपर चढ़ी हुई होती हैं और ये आपस में आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन्स के थ्रू जुड़ी हुई होती है, इसीलिए ये गतिशील होती हैं। इन प्लेट्स के ऊपर के हिस्से को टर्गम, नीचे के हिस्से को स्टर्नम और साइड्स को प्लूरा कहा जाता है। और इन्हीं साइड्स के साथ इसके जो वॉकिंग लेग्स होती हैं जुड़ी होती हैं और जिस सेगमेंट के थ्रू या जिन प्लेट्स के थ्रू वो जुड़ी हुई होती हैं उन प्लेट्स को हम नाम देते हैं एपिमिरॉन। और इन जो सेगमेंट्स होते हैं इनके जो जॉइंट्स होते हैं वो कब्जे की तरह होते हैं या फिर हिंज जॉइंट्स भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे से एक डायरेक्शन में ही मूव करते हैं और सामान्य परिस्थितियों में कॉइल होकर वो सिफेलोथोरैक्स वाले हिस्से के नीचे की ओर मुड़ जाता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपेंडेजेस ऑफ प्रॉन के बारे में। धन्यवाद।